फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस सब समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है वो समझो। क्या कहता है? अ टेंस विच डिनोट्स, वह काल जो दर्शाता है, when an action will have done by the subject before, कोई भी कार्य कर्ता के द्वारा पहले ही समाप्त किया जा चुका होगा, ऐसे काल को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि वह काल जो दर्शाता है कि कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य पहले ही समाप्त किया जा चुका होगा या किया जा चुका होगा, ऐसे काल को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। यही है। अब हिंदी में देखो क्या कहता है कि जिस क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे इटीसी लगा रहे, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी हिंदी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है कि जिस क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि लगा रहे, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये हिंदी में पहचानने का तरीका हो गया। अब आगे का रूल क्या कहता है कि इस वाक्य में फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, किंतु सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमन एटीसी और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन एटीसी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव और क्रिया का तीसरा रूप विल हैव और क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से क्या हमने सीखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? शैल हैव। क्या लगेगा? शैल हैव। किंतु सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जैसे दे, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमन, डॉग्स, टॉयज, जिनसे एक से अधिक की संख्या का बोध होता हो उनके साथ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन एटीसी, जिनसे एक की संख्या का बोध होता हो, जिनसे एक की संख्या का बोध होता हो, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हम विल हैव का और क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल हैव, बाद बाकी कोई भी पर्सन रहे, सेकेंड पर्सन रहे या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर रहे, इन सब के साथ हम क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल हैव। यानी सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव और क्रिया का तीसरा रूप हम प्रयोग करेंगे। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिफाइन किया जाता है। समझ में आया? अब कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में क्या पहचानने का तरीका है कि क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये हिंदी में पहचानने का तरीका हो गया। अब रही बात पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल हैव, बाद बाकी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, चाहे एक की संख्या का बोध हो या एक से अधिक की संख्या का बोध हो, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हम विल हैव और क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करेंगे। यही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को? बहुत आसान है। ये देखो स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। क्या कहता है?
हाँ चलो अब देखो क्या है, यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया कि हिंदी में पहचानने का तरीका देख लिया, क्या पहचान है, और रूल हमारा क्या कहता है वो भी हम लोगों ने अभी सीख लिया कि आई और वी के को छोड़ करके आई और वी के साथ शैल हैव लगाएंगे और बाद बाकी सभी पर्सन के साथ हम विल हैव और क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे। तो इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिफाइन किया जाता है। अब स्ट्रक्चर देखो क्या कहता है, इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे, किस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे, ये भी बहुत आसान है कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट के साथ शैल हैव, विल हैव और क्रिया का तीसरा रूप लगा रहे, यानी जिस वाक्य में सब्जेक्ट के साथ शैल हैव या विल हैव और क्रिया का तीसरा रूप लगा रहे उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस प्रकार से वी कैन रिकॉग्नाइज फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश। ठीक है, हम आसानी से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचान सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पहचानने का तरीका हमने सीख लिया। अब चलो इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसे बनाएंगे, इन हिंदी के वाक्यों को बनाएंगे। तो पहला क्या है, राजू उपन्यास पढ़ चुका होगा, यही है स्ट्रक्चर हमारा। क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखने के लिए तो सब्जेक्ट क्या है, राजू, तो यहां लिखेंगे राजू। राजू हो गया। अब स्ट्रक्चर क्या कहता है, शैल हैव, विल हैव, तो चूंकि राजू क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, विल हैव, तो यहां पर विल हैव लगाएंगे, विल हैव हो गया। अब स्ट्रक्चर हमारा क्या करता है, क्रिया का तीसरा रूप, तो क्रिया क्या है, पढ़, पढ़ मतलब पढ़ना, पढ़ना के इंग्लिश रीड, रीड के तीनों रूप क्या होते हैं, एक समान ही होते हैं, लेकिन उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो चेंज होते हैं। तो जैसे रीड, रेड, रेड, तो यहां पर अब क्या करेंगे, राजू विल हैव, READ, रेड, राजू पढ़ चुका होगा, क्या पढ़ चुका होगा, उपन्यास, तो राजू विल हैव रेड नॉवेल, नॉवेल बन गया। दूसरा है नेहा चाय पी चुकी होगी, तो अब यहां पर नेहा चाय पी चुकी होगी, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, नेहा, लिखेंगे यहां नेहा हो गया। नेहा के साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, विल हैव। अब फिर क्या करता है स्ट्रक्चर, क्रिया का तीसरा रूप, तो क्रिया क्या है, पी, पी मतलब पीना, पीना की इंग्लिश क्या होती है, पीना की इंग्लिश तो ऐसे ड्रिंक होती है, लेकिन हम सबको पता है कि चाय पीने में, कॉफी पीने में, नदी में नहाने में, सॉरी चाय पीने में, कॉफी पीने में, एक्सरसाइज यानी व्यायाम करने में और दवाई लेने में और नहाने में, इन सब जगह पर हम टेक का प्रयोग करते हैं। जैसे टेक बाथ, ठीक है, टेक टी, टेक मेडिसिन, टेक एक्सरसाइज, इस तरह से इन चार चीजों में हम टेक का प्रयोग करते हैं। तो चाय पीने में भी हम क्या करेंगे, टेक का प्रयोग करेंगे, भूल से भी ड्रिंक का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो गया, नेहा विल हैव। अब क्या कहता है, क्रिया का तीसरा रूप, तो यहां पर लगाएंगे टेक, टेक, टेक का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, टेक, टुक, टेकन, यहां हो गया टेकन, हो गया। टेक मतलब लेना, दूसरा रूप हो गया टुक और तीसरा रूप हो गया टेकन, टेक, टुक, टेकन, तो क्या हो गया, नेहा विल हैव टेकन, नेहा पी चुकी होगी या ले चुकी होगी, क्या ले चुकी होगी या पी चुकी होगी, तो चाय, तो नेहा विल हैव टेकन टी, बन गया। बहुत ही आसान है। अब चलो अगर यहां पर रहता, एक और ये देख लो, जैसे मान लो ये रहता कि मैं बाजार जा चुका हूँगा, तो क्या करेंगे इसमें हम, आई है, आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, आई शैल हैव। अब क्रिया का तीसरा रूप, तो क्रिया क्या है, जा, जा मतलब जाना, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, गो का तीसरा रूप गो, वेंट, गॉन, यानी गॉन होगा, तो क्या हो गया, आई शैल हैव गॉन टू मार्केट, वी शैल हैव सीन द ताजमहल। इस तरह से आई और वी के साथ शैल हैव लगाएंगे, यहां पर भी हम लोग बना लेंगे एक आई का भी, ठीक है। अब देखो समझो,
पहला आई, ये भी देख लो। जैसे यहाँ है हम लोग ताजमहल देख चुके होंगे। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में हम लोग ताजमहल देख चुके होंगे। अब इस सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या करता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, वी के साथ हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग करेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा, आई और वी के साथ शैल हैव और बाद बाकी सबके साथ विल हैव। तो क्या है, वी हो गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, शैल हैव। तो वी शैल हैव, ये हो गया। अब क्या करता है, क्रिया का तीसरा रूप। तो क्रिया क्या है, देख। देख मतलब देखना। देखना की इंग्लिश क्या होती है, सी का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, सी साव सीन। तो यहां लगा देंगे सी, वी शैल हैव सीन। क्या देख चुके होंगे, क्या देख चुके होंगे, तो ताजमहल। ताजमहल द ताजमहल बन गया। फर्स्ट पर्सन का भी आ गया इधर और सब ये। अब चलो एक इसी में दूसरा देखते हैं। क्या है यहाँ, नेहा के विद्यालय पहुंचने से पहले मदन घर जा चुका होगा। इस प्रकार के वाक्य को हम लोगों ने पहले भी वाक्य को बनाने के लिए पहले भी सीखा है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखा है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम लोगों ने सीखा है। अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हम सीखेंगे। ये भी बहुत आसान है। तो फिर क्या है, नेहा के विद्यालय पहुंचने से पहले मदन घर जा चुका होगा। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि इस तरह के वाक्य में दो तरह के टेंस रहते हैं। तो जो यहाँ है नेहा के विद्यालय पहुंचने से पहले, यहां तक जो है यह हो गया एक टेंस, एक सेंटेंस यानी एक टेंस का। और ये मदन घर जा चुका होगा, ये हो गया दूसरे टेंस का। तो इस प्रकार से इस तरह के वाक्य में दो टेंस रहते हैं। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो किस टेंस का होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और लास्ट वाला जो सेंटेंस होता है तो जिस टेंस को हम पढ़ रहे होते हैं उस टेंस का। तो इस सेंटेंस में पहले वाला जो सेंटेंस है, नेहा के विद्यालय पहुंचने से पहले, ये किस टेंस का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पहले के बाद इधर जो बचता है वो क्या है, मदन घर जा चुका होगा। तो यह सेंटेंस जो है किस टेंस का हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। क्यों, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, चुका होगा। हम सबको पता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे अगर लगा रहे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो इस तरह के वाक्य को हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि लास्ट वाला जो सेंटेंस होता है, यानी कि पहले के, ये जो पहले लिखा हुआ है, पहले के बाद जो सेंटेंस है यानी लास्ट सेंटेंस जो है उसे हम पहले बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब क्या है, मदन घर जा चुका होगा। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मदन। तो यहां पर मदन लिखेंगे। मदन हो गया। अब मदन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, विल हैव। नेमिंग वर्ड है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, विल हैव लग गया।
मदन विल हैव। अब क्या करता है स्ट्रक्चर क्रिया का तीसरा, तो क्रिया क्या है जा। जा मतलब जाना, जाना की इंग्लिश गो। गो का तीसरा रूप क्या हो जाएगा गो, वेंट, गॉन, GONE गॉन। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे मदन विल हैव गॉन, मतलब क्या हो गया मदन विल हैव गॉन, मदन जा चुका होगा। कहां जा चुका होगा तो घर। तो क्या हो जाएगा मदन विल हैव गॉन टू होम, गॉन टू होम। इसका मतलब क्या हो गया मदन घर जा चुका होगा। ये बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट का। अब ये जो है यहाँ पहले से देखो, पहले से लेकर के नेहा तक, यानी नेहा के विद्यालय पहुंचने से पहले, ये सेंटेंस जो है हमारा किस टेंस से बिलोंग करता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। तो हम सबको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ क्रिया का कौन सा रूप लगता है दूसरा। तो अब यहाँ पर क्या है नेहा के विद्यालय पहुंचने से पहले। तो इस प्रकार के वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पहले लिखा हुआ है इसी को पहले हम लिखते हैं। तो पहले की इंग्लिश क्या हो गई बिफोर, क्या लिखेंगे बिफोर, बिफोर हो गया। अब फिर बिफोर के बाद क्या करेंगे, यहां पर देखो सब्जेक्ट क्या है बिफोर, पहले की इंग्लिश क्या हो गई बिफोर। अब ये बिफोर लिखने के बाद हम क्या करेंगे सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है नेहा, यहां नेहा लिखेंगे नेहा। तो पास्ट सब्जेक्ट नेहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ क्रिया का दूसरा रूप लगता है। तो क्रिया को जो क्या है पहुंचने, पहुंचने, तो पहुंचना की इंग्लिश क्या होती है रीच। तो रीच का तीसरा रूप क्या हो जाएगा रिस्ट, यानी रीच में क्या करेंगे ईडी लगा देंगे। तो रीच, रिस्ट, रिस्ट। तो क्या हो गया बिफोर नेहा रिच्ड, बन गया नेहा रिच्ड। तो क्या हो गया मदन विल हैव गॉन टू होम, मदन घर जा चुका होगा। बिफोर नेहा रिच्ड, नेहा के पहुंचने से पहले, कहां पहुंचने से पहले तो विद्यालय। तो बिफोर नेहा रिच्ड द स्कूल, बन गया बिफोर नेहा रिच्ड द स्कूल। इस तरह से क्या हो गया नेहा के विद्यालय पहुंचने से पहले मदन घर जा चुका होगा। मदन विल हैव गॉन टू होम बिफोर नेहा रिच्ड द स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते हैं। एक और मैं बना करके दिखाता हूं। पुलिस के आने से पहले, ठीक है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। वही है चोर भाग चुका होगा। क्या हो गया पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा, यही है। अब ये भी सेंटेंस इसी तरह से है जैसा कि पहले अभी हमने बनाया कि नेहा के विद्यालय पहुंचने से पहले मदन घर जा चुका होगा। ठीक इसी तरह से ये भी सेंटेंस है कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। अब इसे भी बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले चोर भाग चुका होगा इसी को बनाएंगे। इस तरह के वाक्य का जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट वाला सेंटेंस होता है उसी को पहले हम बनाते हैं। तो अब ये देखो क्या है, चोर भाग चुका होगा, पहले तक हो गया एक सेंटेंस, यहां ये हो गया एक सेंटेंस। चोर भाग चुका होगा हो गया दूसरा सेंटेंस। तो ये सेंटेंस जो है पुलिस के आने से पहले, तो ये सेंटेंस किस टेंस का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। क्यों, क्योंकि यहां आने से पहले लगा हुआ है। आने से पहले, पहुंचने से पहले
जाने से पहले ये अगर इस तरह से रहे तो हमेशा ये समझना है कि ये सेंटेंस जो है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो अब पुलिस के आने से पहले ये हो गया एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। अब दूसरा सेंटेंस क्या है पहले के बाद वाला, तो चोर भाग चुका होगा, ये लास्ट सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट सेंटेंस को ही हम बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या है यहाँ, चोर भाग चुका हो। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या करता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है चोर, चोर की इंग्लिश थिप, तो क्या लगाएंगे द थिप, द थिप हो गया, द थिप। अब फिर क्या करता है स्ट्रक्चर, शैल हैव, विल हैव, थिप सिंगुलर नंबर है, आई और वी को छोड़ करके सभी के साथ लगेगा विल हैव, तो क्या लगा देंगे द थिप विल हैव, द थिप विल हैव। अब क्या है, ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हमने लगा दिया। अब स्ट्रक्चर हमारा क्या करता है, बेहतरी लगाने के लिए क्रिया का तीसरा, तो क्रिया खोजो, क्या है भाग, भाग मतलब भागना। भागना की दो इंग्लिश होती है, एक तो होता है रन अवे और दूसरा होता है फ्ली या फ्ली अवे, ठीक है, सिंपल कोई भी यूज करेंगे। तो अगर रन अवे करते हैं तो ऐसे भी देखो, रन रैन रन, रन रैन रन, तो भागना की इंग्लिश क्या होती है रन, या दौड़ना की इंग्लिश भी रन होती है, उसमें अवे लगा देंगे तो रन अवे हो गया। तो रन रैन रन, तो क्या हो जाएगा रन अवे। तो द थिप विल हैव रन अवे, तीसरा रूप हो गया, द थिप विल हैव रन अवे, चोर भाग चुका होगा। फिर क्या करता है, किसके आने से पहले, पुलिस के आने से पहले। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले की इंग्लिश हम लिखेंगे, तो पहले की इंग्लिश क्या होती है बिफोर, बिफोर हो गया, द थिप विल हैव रन अवे बिफोर। अब बिफोर के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखते हैं, ये पहले की इंग्लिश हम लिखते हैं, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है पुलिस, तो क्या करेंगे बिफोर द पुलिस, बिफोर द पुलिस हो गया। बिफोर द पुलिस। अब क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है। तो क्रिया क्या है आने, आने मतलब आना, आना की इंग्लिश क्या होती है कम, कम का तीसरा रूप क्या हो जाएगा कम, कैम कम, यहां लगा देंगे बिफोर द पुलिस, सॉरी दूसरा रूप लगेगा ना, आना के इंग्लिश कब, तो कम कैम कम, तो चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, तो इसमें क्रिया का दूसरा रूप लगेगा। तो कम का दूसरा रूप क्या हो गया कैम, बिफोर द पुलिस कैम। बन गया, तो क्या हो गया द थिप विल हैव रन अवे, चोर भाग चुका होगा, बिफोर द पुलिस कैम, पुलिस के आने से पहले। इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं, इस तरह के वाक्य को बनाते हैं, बहुत आसान है, बार बार प्रैक्टिस करने से कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बनने लगेंगे इस तरह के वाक्य। आज हमारा ये अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिनिश हो गया, ठीक है।